राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा। संसद भवन और राज्यों के विधानसभा में वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं। करीब 4800 सांसद और विधायक इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत का दावा किया। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने सांसदों विधायकों को एक चिट्ठी लिखकर अपील की है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें। ये एक ऐसा मौका है जब आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने वोट को देना होगा। वोट की प्रक्रिया क्या है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप लागू नहीं होता। पार्टियों का अधिकार नहीं बनता है कि वो व्हिप लागू करें और वोट सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव के एक बयान ने हंगामा मचा दिया। तेजस्वी ने कहा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं, हमें राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं चाहिए। हम लोग को राष्ट्रपति चाहिए ना, हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करें। आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। हम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, चर्चा करो, हमको क्रिटिसाइज करो, सो दैट हमको भी हमारा अगर कुछ उसमें कमियां है तो मिल जाएगा। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। उपराष्ट्रपति पद के लिए रविवार को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा कर दी गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया। इससे पहले दिल्ली में शरद पवार के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, शिवसेना नेता संजय राउत समेत कई नेता मौजूद रहे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हुआ। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होंगे। चुनाव के लिए हम सब की तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नगर निकाय चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। यहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। आप की रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 9,352 वोटों से चुनाव हरा दिया। ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी। इसके साथ ही आप का प्रदेश में पहला मेयर बन गया है। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपना खाता खोल दिया। एआईएमआईएम ने जबलपुर में पार्षद की 2 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं खंडवा और बुरहानपुर में ओवैसी की पार्टी को एक सीट मिली। एमपी में एआईएमआईएम ने 7 शहरों में चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 शहरों में उनके प्रत्याशियों को जीत मिली। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद प्रदेश में नया सियासी घमासान शुरू हो गया। टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 पन्नों की चिट्ठी लिखकर विभाग में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि सिंहदेव के इस्तीफे के बाद भूपेश बघेल ने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बातचीत के जरिए विवाद को सुलझा लिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने भद्राचलम का दौरा करने के बाद एक बैठक को संबोधित करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की बारिश के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी। 2016 में दर्ज अवैध नियुक्तियों के मामले में सीबीआई ने राज्यपाल से अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी थी। वायुसेना प्रमुख ने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के साथ साथ चीन से लगे बॉर्डर पर भी तैनात किए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में IAF प्रमुख ने चीनी घुसपैठ पर बातचीत की। LAC पर चीनी वायुसेना के उल्लंघन पर एयर मार्शल VR चौधरी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के साथ रडार तैनात करना शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे सभी रडार को अपने IACCS सिस्टम के साथ जोड़ लिया गया ताकि आसानी से LAC के पार वायु गतिविधि की निगरानी कर सके। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में रविवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में CRPF का एक जवान शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस और CRPF के जवान नाके पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला कर दिया। ये आतंकी वारदात गोंगू क्रॉसिंग इलाके में हुई। पहाड़ों पर बारिश से तबाही बरस रही है। पहाड़ दरक कर जहां तहां भर भरा कर टूट रहे हैं तो उफनती नदियां सब कुछ बहाने पर आमादा हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की तेज धार डरा रही है। कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला इन लहरों में कूद पड़ी। उसे बचाने के लिए दूसरी महिला ने भी छलांग लगा दी और दोनों नदी की तेज धार में बह गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों की तलाश शुरू हुई। SDRF, जल पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लगी, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। बहने वाली महिलाएं चाची भतीजी बताई जा रही हैं। बागेश्वर में बसकुना नदी सड़क पर बह रही है। धार तेज है लेकिन रास्ता यही है और लोग इसे पार कर ही आ जा रहे हैं। बारिश होती है तो ये धार खतरनाक हो जाती है। उत्तराखंड में अभी आफत कम होने वाली नहीं है। आज बारिश का येलो अलर्ट है तो कल भारी बारिश का रेड अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने 2 लोगों को बेतार नदी की धार से बचाया। दोनों लहरों के बीच चट्टान पकड़कर बैठे थे। जैसे ही सेना को इसकी सूचना मिली, सेना की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में उफान आ गया। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर इस कदर बहने लगे मानो सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। सांगला घाटी के थेमगरंग नाले की तस्वीर डराने वाली है। शोर के साथ पत्थरों का इस तरह बहना खौफ पैदा कर रहा है। गनीमत ये रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बागेश्वर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आधा भारत बाढ़ और बारिश की चपेट में है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की तबाही है। गढ़चिरौली पूरी तरह से डूब गया है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर से लगता है कि शहर न होकर कोई विशाल झील हो। यहाँ सभी नदियाँ खतरे के निशान के पास बह रही हैं। रास्ते और पुल भी नदियों की धार में तबाह हो गए। गोसे डैम से पानी छोड़े जाने के कारण कई गांवों में खतरा और बढ़ गया है। चंद्रपुर में नाले में आई बाढ़ में 2 किसान और उनकी बैलगाड़ी बाल बाल बची। नाला पार कर वो खेतों में जा रहे थे, लेकिन नाले में तेज बहाव में वो बहने लगे। उनकी बैलगाड़ी भी पलट गई, लेकिन गांव वालों की मदद से सभी सुरक्षित बच गए। राजस्थान में भारी बारिश हो रही है और कई शहर कुछ घंटे की बारिश में लबालब हो जा रहे हैं। बूंदी में बरसाती नदियां उफान भर रही हैं। कुरेल नदी पुल के ऊपर से बह रही है। 2 युवकों ने इसे पार करने की कोशिश की तो धार के साथ बह गए। बाद में दोनों का शव मिला। 1.5 घंटे की बारिश ने राजस्थान के धौलपुर को पानी से भर दिया। पूरा शहर नदी बन गया। कई इलाकों में घर दुकान में पानी घुस गया। यहाँ शेरनी नदी भी दहाड़ रही है। पानी बढ़ने से 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क धौलपुर शहर से कट गया। सवाई माधोपुर में बारिश अपना रंग दिखा रही है। गंगापुर सिटी तो पानी से भर गई। बीच बाजार सैलाब है। इसी में रोजमर्रा की जिंदगी भी चल रही है। फतेहपुर शेखावटी में बारिश से अंडरपास लबालब है। कल रात एक बस ने पार करने की हिम्मत जुटाई,
लेकिन जब आधी बस डूब गई तो चीख पुकार मच गई। ड्राइवर के हाथ पैर फूल गए। फिर किसी तरह बैग कर बस को निकाला गया। बस में 20 यात्री सवार थे। हैरानी ये है कि वहाँ कोई बैरिकेडिंग तक नहीं थी। गुजरात के कई इलाकों में पानी तेजी से उतर रहा है, लेकिन नवसारी में हाल अब भी बेहाल है। यहाँ की तीनों नदियाँ पूर्णा, कावेरी और अंबिका गरज रही हैं। नदी में उफान से कई इलाके अब भी पानी पानी हैं। खाने पीने का सामान भी नहीं मिल रहा है। लोगों को सरकार से मदद की आस है। गोदावरी नदी के लबालब होने से आंध्र का कोनसीमा इलाका बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। बारिश के कारण डर है कि कहीं गोदावरी का प्रकोप बढ़ न जाए। असम में बाढ़ की मार खत्म नहीं हुई है। विश्वनाथ जिले के गोहपुर गांव पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। गोपालपुर और सोनापुर इलाके में तो सैकड़ों गांव पानी में समा गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से सिलंगी नदी में आए उफान लोगों को डरा रहा है। नागपुर में मंदिर के पुजारी को सर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मंदिर में पहले काम कर चुके पुजारी और उसकी बीवी ने ही चिट्ठी के जरिए ये धमकी दी थी। जिला पुलिस ने इसका खुलासा किया और ये बात सामने आई कि मंदिर में पहले काम कर चुका पुजारी नए पुजारी को भगाकर खुद वहां फिर से काम करना चाहता था। यूपी के बिजनौर में एक भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी। पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लिया तो हत्या के पीछे की वजह सामने आई। 24 वर्षीय भतीजे ने नशे की हालत में चाची से बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी चाची ने उसे पहचान लिया तो उसने अपनी चाची की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। बिहार के पूर्णिया में 3 बाइक सवारों ने एक युवक की हत्या कर दी। हत्या से पहले बाइक सवार उससे मोबाइल छीनने की कोशिश में थे, जिसके बाद उस नौजवान की आंख में गोली मार दी गई। युवक को एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना के समय युवक अपने 2 साथियों के साथ साइकिल पर सवार था। वारदात के बाद से उसके साथी भी फरार हैं। फतेहाबाद के गांव जमालपुर के पास एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। युवक की पत्नी ने 3 बाइक सवारों पर आरोप लगाकर कहा कि उन्होंने पति के साथ मारपीट की और गला दबाया, तो वहीं मृतक के भाई ने मौत के पीछे अपनी भाभी का हाथ बताया। पुलिस ने दोनों के आरोप को जांच में शामिल कर लिया। साथ ही 3 अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। यूपी के अमरोहा में रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि युवक की रेलवे सुरक्षा बल की हिरासत में हत्या हुई। मृतक के भाई ने कहा कि पुलिसकर्मी उसके भाई को उठा ले गए और उसके साथ जमकर पिटाई की। उसे ट्रैक पर फेंक दिया। लोगों ने लखनऊ दिल्ली रेल ट्रैक जाम किया और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में एक छात्रा की मौत पर रिश्तेदारों समेत कई लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की, पथराव कर सड़कों को जाम किया। कहा जा रहा है कि एक 12वीं कक्षा की छात्रा को स्कूल के टीचर्स ने प्रताड़ित किया, जिसके बाद उसने हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह चोट लगने से और सदमा पहुंचने से बताई जा रही है। परिवार फिर से पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है और उन्हें मौत के पीछे साजिश का शक है। दिल्ली के आदर्श नगर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को आदर्श नगर के लालबाग में बहाने से बुलाया गया और गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में 8 से 10 लोगों के खिलाफ आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इन चारों आरोपियों को मानसा अदालत में पेश किया। आरोपियों में प्रियव्रत फौजी, केशव, दीपक टिनू और कशिश का नाम है। इन चारों को मानसा पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट हासिल करके मानसा अदालत में पेश किया। 17 जुलाई को इनकी पुलिस रिमांड खत्म होनी थी। उदयपुर में अवैध हथियारों के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। 3 आरोपियों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये कार्रवाई उदयपुर पुलिस की जिला विशेष टीम और प्रतापनगर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की। पुलिस ने बताया कि ये तीनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।